दोस्तों, आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगा। कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कुछ कहानियों को फेक कह देते हैं। इन लोगों को अपने ठीक होने का भरोसा इतना पक्का होता है कि जैसे ये आत्माओं के बारे में सब जानते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ 20 साल आत्माओं के बारे में गहराई से जानने में बिताए हैं। कई ऐसे लोगों से मिला जो दिन रात आत्माओं के संपर्क में रहते हैं। वो लोग जो गहरे ध्यान में उतरते हैं। 2008 में मैंने थीटा हीलिंग में कोर्स किया था, जिसमें हमें आत्माओं के बारे में और जानकारी दी गई थी। इतने सालों तक मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं जो किसी की भी सोच के परे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ इंटरनेट पर कुछ कहानियाँ सुन लेना और असल में खुद कभी किसी आत्मा से बात करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बहुत सी कहानियाँ मेरे बहुत से अनुभवों और जानकारियों से ली गई बातों पर आधारित होती हैं। मेरी कहानियों में आत्माओं, भूतों और चुड़ैलों के साथ साथ इंसानी रिश्तों और हिम्मत को भी जगह दी जाती है। मैं नहीं कहता कि कोई किसी मृत आत्मा से बात करे या किसी शमशान या कब्रिस्तान में रात बिताए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रूहें बस उन्हीं वीरानों में घूमती हैं। पर आप ऐसे किसी आदमी जिसे हर जगह रूहें दिखती हैं या जिससे बात करती हैं, उसे तभी तक पागल कह सकते हैं या किसी भी किस्से या कहानी को झूठा या फेक कह सकते हैं जब तक कि वो आपके या आपके किसी जानकार के साथ नहीं गुजरता। मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप में से किसी को भी ऐसे खौफनाक मंजर का सामना न करना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपकी फेक और रियलिटी की परिभाषा यानी डेफिनेशन पूरी तरह बदल जाएगी। आइए अब आज की कहानी सुनते हैं। शाम के 7 बजे थे। बड़े से लिविंग रूम के बीच सोफे पर बैठे 2 रिटायर्ड कर्नल, जिनकी आज की पार्टी उनकी आम दिनों की पार्टी से कुछ अलग होने वाली थी। हॉल की नीली दीवारों पर पड़ती हल्की पीली रोशनी में मिलिट्री सर्विस के दौरान जीते गए मेडल और मेडल लेते हुए और कई फोटोग्राफ्स हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे। शिमला की एक आर्मी कॉलोनी में 2 रिटायर्ड फौजी, कर्नल जंग बहादुर और कर्नल राणे, शाम की बढ़ती ठंड में फायरप्लेस के पास शानदार डिज़ाइनर सोफ़ा पर साथ बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे। दोनों ने आज शाम एक साथ बिताने का प्लान बनाया था। दरअसल जंग बहादुर और राणे का एक और जिगरी दोस्त था, कैप्टन थापा। पर थापा इन दोनों की तरह लकी नहीं था। नौकरी से रिटायर होने से पहले दुश्मन से लड़ते हुए वो जिंदगी से ही रिटायर हो चुका था। पॉइंट ब्लैंक पर उसे कई गोलियां मारी गई थीं। उसका पूरा बदन चीथड़ों में बदल गया था। नफरतें और सरहदें कभी कभी इंसान को किस हद तक जाने को मजबूर कर देती हैं। राणे, जंग बहादुर और थापा तीनों ने अपनी जिंदगी को देश के नाम कर दिया था। 2 देश के लिए जिए और एक ने लड़ते लड़ते जान दे दी। जंग बहादुर आज भी उसे इतना मिस करते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि थापा अपनी मौत के बाद आज भी उनसे मिलने आता है। इस बात का प्रूफ उसके घर वालों, उसके गांव वालों और थापा की बटालियन के और लोगों ने भी दिया था। थापा की रूह का आसपास होना कई लोगों ने महसूस किया था, पर राणे इन बातों में नहीं मानता था। तू शर्त लगा ले राणे, मैं कह रहा हूं वो आज भी सानू मिलने आता है। जंग बहादुर ने पूरे विश्वास से अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहा। टेबल पर रखे चिप्स और ड्राई फ्रूट के साथ सारा सामान जोर से हिला और फिर रुक गया। भाई बहादुर, मैं तो इन बातों में मानता नहीं। मेरे हिसाब से तो जो है यही है, और जो यहाँ नहीं है वो कहाँ है और कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस ये बता कि तू पानी के साथ लेगा, सोडे के साथ या ऑन द रॉक्स। राणे ने जंग बहादुर की बात काटते हुए कहा। जंग बहादुर बोला, भाई तू ऑन द रॉक्स बना दे यारा, पर एक पैक थापा के लिए भी बनाइयो, आखिर अपना यार सीओ। अरे तू पागल है बहादुर, मैं हैरान हूं कि आज भी तू इन दकियानुसी बातों पर यकीन करता है, राणे ने गुस्से से कहा। तभी उनके पीछे कुछ गिरने की जैसी आवाज हुई। बल्ब की रोशनी नीचे सीमेंट वाले पुराने फर्श पर पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही थी। राणे ने गौर से देखा तो पीछे अपने सुहाने दिनों में
तीनों की एक साथ खींची गई एक फोटो धड़ाम से दीवार से नीचे गिरी थी। अजीब बात यह थी कि इतनी ऊपर से गिरकर भी उसका कांच नहीं टूटा था। उस तस्वीर में राणे, जंग बहादुर और थापा तीनों थम्स अप करके खड़े थे। राणे सोफे से उठकर देखने पहुंचा और बोला, ओ देख भाई, तेरा दोस्त नीचे गिरा है, बोल इसे, हिम्मत है तो उठकर दिखाए। और नीचे नीचे की गिरा है, मैंने तो कोई आवाज नहीं आई। जंग बहादुर ने जवाब दिया, अरे देख, उठकर देख यहां। और इसके साथ ही राणे ने नीचे वापस देखा तो नीचे कुछ नहीं था। तस्वीर ऊपर वहीं अपनी जगह दीवार पर पहले जैसे ही टंगी थी। राणे हैरान हो गया, बोला, लगता है मुझे बिना पिए ही चढ़ गई है। तू ठीक कह रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही वो वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। ले भाई, उठा, पैक ते कर, चीयर्स। ओ चीयर्स भाई, चीयर्स टू ऑल थ्री ऑफ अस, जंग बहादुर ने कहा। और दोनों ने एक एक सिप लेकर गिलास टेबल पर रख दिया। यार सुरूर सा आ रहा है, थोड़ा जगजीत सिंह की गज़लें चला दे तो मज़ा आ जाए बहादुर। ओ होनी ले यार, थापा को भी काफ़ी पसंद थी गज़लें यार, आई मिस हिम यार, उदी याद आंदी है यारा। जंग बहादुर की आंखें नम हो गईं और इसके साथ ही गज़ल की आवाज़ हवा में तैर गई। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए। ओ तेनू पता है राणे, थापा का शरीर जब जलाया जा रहा सी तो उसकी बीवी दहाड़े मार मार कर रो रही सी। और वहां जो पंडित क्रियाक्रम करा रहा सी वो उससे कह रही सी कि कुछ भी करके एक बार मेरे पति से बात करा दो। वो पंडित ने कहा कि किसी मरने वाले की आत्मा को बुलाना कोई खेल नहीं है बहन जी, ये एक बहुत खतरनाक काम है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पति कैप्टन थापा की आत्मा को किसी तरह कोशिश करके बुलाऊं और वो आ जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जगह कोई और शैतानी आत्मा इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ चली आए। और अगर जबरदस्ती कैप्टन थापा की आत्मा को बुलाया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस ही ना जा पाए और यहीं भटकती रहे। मैं किसी तरह कोशिश करके उसकी आत्मा को बुला तो दूंगा, पर इतनी दूर से उस आत्मा को आने में बहुत तकलीफ होगी। इनकी आत्मा इस लोक को छोड़कर काफी दूर जा चुकी है। अच्छा हो कि तुसी अपने दिल पर काबू रखो, पर अगर नहीं हो सकता तो तुसी बताओ, तो मैं आज रात 12 बजे के बाद यहीं शमशान में उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको सारा सामान लिखा दूंगा, आप जा करके ले आओ। पर मैं फिर कह रहा हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि जिस आत्मा को बुला रहे हैं उसकी जगह कोई और आत्मा आ जाए। काम रिस्की है, कुछ भी हो सकता है। उसकी ये बात सुन सारे रिश्तेदारों ने उसकी पत्नी को समझाया और सबने यह तय किया कि जो चला गया है उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाए, न कि उसे दूसरे लोग से बुलाकर फिर से परेशान किया जाए। पर यार पाभी का इतना बुरा हाल था कि वो बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानी। उसने रो रो कर सब घर वालों को मनाया, मुझसे कहा कि किसी भी तरह एक बार उससे मिलवा दो। और रात को अपने एक दो रिश्तेदारों और मेरे को लेकर और अपने साथ सारा सामान लेकर पूरे 12 बजे शमशान घाट पहुंच गई। राणे उसका दिल दहला देने वाला रोना पूरे शमशान के सन्नाटे में गूंज रहा था। वो पंडित जिसने दिन में क्रियाक्रम किया था उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। दिखने में वो अब कोई ओघड़ जैसा लग रहा था। लाल रंग की धोती, माथे पर मिला जुला लाल काला तिलक। वो अपनी फटी आंखों से थापा की जलती चिता को लगातार कूर रहा था। ओघड़ के नौघर, बिगड़े तो शवघर। उसके मुंह से लगातार शमशान को जगाने वाले मंत्र निकल रहे थे। चिता की जलती लपटों के पास बैठे उसके शरीर से पसीने की धारें किसी नदी की उफनती लहरों की तरह बह रही थी। आ बैठ यहां, सत्यवान को सावित्री वापस लाई थी, पर तेरे पति ने देश के लिए जान दी है। मैं कोशिश करके कुछ देर के लिए तेरे लिए उसकी आत्मा को तो बुला ही सकता हूं। ला, सामान के साथ उसका फोटो भी लाई है। वो गीली आंखों से उसी चिता को देखती हुई ठीक उसके सामने बैठ गई और थापा का फोटो उस पंडित को दे दिया।
इसके बाद उसके साथ लाए सारे सामान को सजाया गया। उन सब चीज़ों पर लाल तिलक किया गया और अघोरी ने चिता और सबके आसपास एक बड़ा लाल गोला खींचते हुए कहा कि मुझसे पूछे बिना इसके बाहर कोई न जाए। सब अपनी आंखें बंद रखना और जब तक मैं ना कहूँ मत खोलना। हो सकता है तुम्हें कोई जानी पहचानी आवाज़ों में बुलाए या तुम्हें लगे तुम्हें कोई छू रहा है, पर घबराना नहीं और न ही बोलना और न ही आंखें खोलना, और कुछ भी हो जाए मुझे मत बुलाना। ओम नमो आठ खाट की लाकड़ी मुंज बनी का कावा मुआ मुर्दा बोले, न बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र बुदबुदाते हुए वो अपनी जगह जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। चिता में जलती लपटों से अंगारे उड़ उड़ कर उन लोगों पर गिरने लगे। चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। शमशान जाग गया है और अब तेरे पति थापा का भूत किसी भी पल यहाँ आने वाला है, पर अब जो यहाँ आएगा वो सिर्फ तुम्हारे पति की आत्मा है। उसके पास उसका शरीर नहीं होगा, इसलिए तू उसे नहीं सुन पाएगी। पूछ लेना तुम्हें उससे जो भी पूछना हो। पंडित बोला। कुछ देर तक मंत्र बड़बड़ाने और आंख बंद करके रखने के बाद उसने हमें आंखें खोलने को कहा और बोला कि पूछो तुम्हें इससे क्या पूछना है। उस रहस्यमय रात में सवाल जवाब चलते रहे। सवाल करने वाला दिख रहा था, पर थापा की रूह अघोरी पंडित के मुंह से जवाब दे रही थी। सुबह होते होते अंधेरा और उस मसान के सब मेहमान चले गए, पर एक मेहमान जो मौत की दीवार लांघ कर आया था वो यहीं रह गया। इसलिए उसे जानने वाले सब लोग कहते थे कि उन्होंने कई मर्तबा थापा की रूह का अपने आसपास होना महसूस किया है। औरों को तो छोड़, मैंने भी महसूस किया है राणे। ओ यारा चल, आज थापा से बात करते हैं। मतलब जंग बहादुर वो मर चुका है, तू पागल तो नहीं है? कैसे करेगा उससे बात? राणे ने झल्लाते हुए कहा। ओ यारा, मैंने ऑटो राइटिंग के बारे में सुनिया है। एक पेन ते पेपर लेके आंखें बंद करो ते जिसकी आत्मा नू ध्यान करके बुलाओगे वो एक बार यहां आ गई तो उसके साथ सवाल जवाब करो। उसकी रूह जो जवाब देगी वो आपके दिमाग से होकर आपके हाथों के रास्ते पेपर पर लिखा जाएगा, और लिखने वाला अद्धा होश में होगा तो अद्धा बेहोश, पर पूरी तरह से उस आत्मा से जुड़ा हुआ होगा। ओ भाई बहादुर, तू पागल है, कर जो भी करना है। मैं आत्माओं और रूहों में नहीं मानता, राणे ने गुस्से में कहा। ओ तू ठहर राणे, मैं आया पेन ते कोरा कागज लेके। हम आंख बंद कर थापा की आत्मा को बुलाएंगे और उससे सवाल पूछेंगे। तो कोई भी कैसा भी सवाल कर, वो जवाब देगा। मैंने ये पहले भी किया है। रूह जरूर आंधी है यारा, रूह आंधी है। राणे ने हाथ जोड़ते हुए माथे पर रखे और कहा, जो करना है कर भाई, मुझे मेरा पैग एंजॉय करने दे। इसके साथ ही जंग बहादुर पैड और पेन लेने दूसरे कमरे में चला गया। अच्छा खासा पार्टी का माहौल बन गया था उस हॉलनुमा कमरे में। पीले बल्ब की हल्की रोशनी में सुनाई देती हल्की सी गजल पर झूमता हुआ राणे घूंट पर घूंट हलक में उंडेल रहा था। कुछ घूंट अंदर जाते ही उसे हल्का हल्का सुरूर सा हो गया था। तभी ऐसी आवाज हुई कि जैसे कोई सधे हुए कदमों से कमरे में दाखिल हुआ है और सामने रखे सोफे पर बैठ गया है। उसे लगा जैसे सामने रखा सोफा थोड़ा सा खिसका है, पर एक बार फिर उसे लगा कि हो ना हो ये उसका वहम ही होगा। तब तक उसके हाथ में जो ड्रिंक का ग्लास था वो खाली हो चुका था। उसने वो ग्लास धीरे से टेबल पर रखा और जंग बहादुर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ 5-10 मिनट हो चुके थे। ओ यार, क्या मजा खराब कर रहा है बहादुर, जल्दी आ, देख मेरी ड्रिंक भी खत्म होने वाली है। पर तभी उसने देखा तो उसका ग्लास फुल था। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। ड्रिंक तो उसने अभी फिनिश किया था। उसका माथा चकरा सा गया, पर सामने उसने जो देखा उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सामने जो ड्रिंक थापा के लिए रखी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी और इस गिलास पर खून सनी उंगलियों के निशान बन रहे थे।
राणा का सारा नशा काफूर हो गया। तभी जंग बहादुर अपनी राइटिंग पैड और पेन लेकर वापस कमरे में दाखिल हुआ। यार बहादुर, ये तूने ड्रिंक में क्या मिला दिया है? ओ पागला, बर्फ मिलाई है बस। तूने ही तो कहा था ऑन द रॉक्स। तो ये थापा के गिलास पर खून के निशान कैसे हैं? ओ कौन से खून के निशान की बोली जा रहा है? देख, सब ठीक तो है। कभी तुझे फोटो गिरती दिखती है, कभी गिलास पर खून के निशान। तू घर से तो पी के नहीं आया। तू अपनी ड्रिंक एंजॉय कर। मैं कोशिश करता हूं थापा की आत्मा को बुलाने की, जंग बहादुर ने झल्लाते हुए कहा। और इसके साथ ही जंग बहादुर ने अपनी पैड और पेन खोलकर पेन एक खाली पेज के शुरू में रखा और आंखें मूंद ली। राणे ने अपना ग्लास उठाया और एक ही साथ सारी विस्की अपने गले में उतार ली और चुपचाप बैठा जंग बहादुर को देखने लगा। जंग बहादुर सामने सोफे पर सीधा बैठा आंखें बंद कर बोला, मैं जंग बहादुर अपने दोस्त थापा की रूह से बात करना चाहता हूं। ओ मौत के देवता, वो आत्मा जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, उसे कुछ देर के लिए इस कमरे में आने दे। मैं जानता हूं तेरे यहां मौत का सन्नाटा है, पर मुझे कुछ पल अपने दोस्त, अपने यार थापा से बात करने की इजाजत दे दे। हो सकता है इससे उसे भी थोड़ी शांति मिले। और इतना कह वो चुप हो गया। राणे ने महसूस किया कि कमरे में ठंड बढ़ गई थी। वो उठकर फायरप्लेस में थोड़ी और लकड़ियां डालने लगा। तभी दूसरे कमरे से कुछ आवाज सी आई। उसने उठकर वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ठंड से बचने के लिए अपने बाजू और हाथ मलता हुआ वो वापस जंग बहादुर के सामने बैठ गया। जंग बहादुर का पूरा शरीर मूर्ति सा ठहरा हुआ था। बस उसका दायां हाथ और उसमें थमा पेन धीरे धीरे पेज पर कुछ शब्द बना रहे थे। राणे ने गौर से देखा तो जंग बहादुर ने फक सफेद कागज पर लाल स्याही से धीरे से लिखा, मैं यही हूं। राणे के बदन में जैसे चींटियां दौड़ गईं। एक आवाज ऐसी आई कि जैसे किसी ने सामने दीवार पर लगा लाइट का स्विच ऑफ किया हो, और तभी कमरे की बत्ती गुल हो गई। राणे ने आवाज लगाई, बहादुर, जंग बहादुर, देख किसने लाइट बंद कर दी है। अरे जल्दी उठ के देख, मेरा तो सारा नशा ही उड़ गया है। राणे को लगा जैसे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। अचानक ऐसी आवाज आने लगी कि सामने रखी कांच की टेबल पर जैसे कोई सिक्के या मेटल की कोई और चीज रख रहा है। एक एक करके काफी देर तक कई बार ऐसी आवाज हुई। तंग आकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर दी, पर सामने टेबल पर जो दिखा उसको समझना किसी के भी लिए नामुमकिन था। सामने खून सना हाथ जो शायद टेबल की दूसरी ओर से निकाल निकाल कर खून सनी गोनियां टेबल पर रख रहा था। उसने अंधेरे कमरे में सामने मोबाइल से जली टॉर्च की रोशनी में देखा तो सामने जंग बहादुर नहीं बल्कि तार तार हो चुकी फौज की हरी वर्दी में थापा अपने उधड़े हुए चेहरे और शरीर के साथ पेन पकड़े बैठा उसे एक टक देख रहा था। उसकी एक आंख की जगह सिर्फ गड्ढा था और सामने खून सने कागज पर लिखे अल्फाज उसके शरीर से रिश्ते खून से छुप चुके थे। उसके फटे चेहरे से लटकते जबड़े से उसके खूनी दांत झांक रहे थे। उसके शरीर के हर हिस्से से खून की धारें टपक रही थीं और अब वो अपने शरीर के बाकी हिस्सों से निकाल निकाल कर खून भरे गोलियों के हिस्से एक के बाद एक राणे के ड्रिंक में डुबो रहा था। पेट फाड़ कर निकलती उसकी पसलियां बाहर लटक रही थीं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वो समेटने की कोशिश कर रहा था। दुख की बात यह थी कि आज भी उसकी आत्मा इतने सालों के बाद भी हर पल उसी दर्द से गुजर रही थी। खून टपकाता उसका चेहरा इतने टुकड़ों में लटक रहा था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। पर थापा का वजूद राणे के लिए जाना पहचाना था। राणे को लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा है
उसे बुरी तरह हिचकियां आनी शुरू हो गईं। राणे और थापा की रूह दोनों फटी आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे। इसके बाद बड़े इत्मीनान से थापा ने गोलियों के टुकड़ों से भरा राणे का पैग टेबल पर उसकी ओर सरकाया और अपने लिए बनाया पैग हवा में उठाया और बोला, चीयर्स। राणे पत्थर सा सुन्न हो चुका था। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास कब जमीन पर जा गिरा उसे मालूम ही नहीं हुआ। ऐसा खौफनाक मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तू यहां कैसे आया थापा? तू तो मर चुका था। और जंग बहादुर कहां गया? मैं किससे बात कर रहा हूं? ये शायद मेरे मन का वहम है या दारू मुझे ज्यादा ही चढ़ गई है। तभी थापा अपनी जगह से उठा और सीधा टेबल को हवा में तैर कर पार करता हुआ राणे के बगल में आकर बैठ गया और बोला, जीते मान ले या मर के जान लियो, आत्मा होती है। गौर से देख, मैं आत्मा नहीं तो क्या हूं? जिसे तुम याद करते हो वैसे ही मैं भी तुम्हें भूल नहीं पाता। आज देख ले, फिर तू भी समझ लेगा भाई कि बाकी झूठ ना बोले। इतने सालों से सोया नहीं हूं मैं। हर सांझ को लोग मुझे यहां वहां भटकता देखें। यहां तक कि मेरे सब जानने वाले दोस्त, यार, रिश्तेदार सब मुझे अब अपना दोस्त नहीं बल्कि सांझ डरावा के नाम से जाने हैं। जिसको देख उन सबकी आंखों में पहले खुशी की लहरें दौड़ जाती थी, आज वो ही मेरी एक झलक देख लें तो डर से कांप जाते हैं। जिस गांव में मेरा घर था, मेरा परिवार था, वहां के हर घर में मेरे भूत को सांझ को दिखाई देने के किस्से सुनाए जाते हैं। मुझे शाम को भटकने वाला डर यानी सांझ डरावा कहवे हैं। तू अपनी हालत ही देख ले, कैसे सूखे पत्ता जैसा कांप रहा है तू कोई सपना नहीं देख रहा है राणे। पल पल इतना दर्द सहना किसी जीते जागते इंसान के बस का नहीं है। खून रिश्ता हुआ अब राणे के कंधों को भिगो रहा था। इतने खौफ का सामना शायद राणे ने कभी नहीं किया था। टॉर्च की हल्की रोशनी में चमकते थापा के खून सने दांत उसके रोंगटे खड़े कर दे रहे थे। उस पल उसे लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, पर तभी थापा वहां से गायब हो गया। राणा ने देखा तो सोफे पर खूनी हाथों के निशान से बन रहे थे। राणा में वहां से हिलने की हिम्मत नहीं थी। चाहकर भी वो वहां से लाइट जलाने तक के लिए नहीं उठ पा रहा था। उसका सोफा ऐसे हिल रहा था जैसे कोई सहारा ले ले के सोफे के सहारे चल रहा हो। पर तभी किसी ने कमरे की बत्ती जला दी। सामने लाइट स्विच के पास जंग बहादुर पैड और पेन पकड़े खड़ा था। ओ पागला, ये कमरे की बत्ती क्यों बुझा दी है तूने? और ये तेरी ड्रिंक भी नीचे गिरी पड़ी है। जंग बहादुर ने हैरान होते हुए कहा। खून! वो थापा यही था, गोलियां निकाल रहा था खून भरी अपने शरीर से। तू कहां था? तू भी तो यहीं बैठा था जंग बहादुर पहले। थापा यहीं तो बैठा था मेरे साथ। राणे ने घबराते हुए कहा, भाई मैं तो अभी आया हूं। पैड तो मिल गई सी पर टंगदी पेन नहीं मिल रही सी। चला बैठे, यहां थापा की आत्मा को बुलाएं। मैंने अभी बुलाई ही नहीं, रूह तो आ कैसे गई? इतना सुनते ही राणे उठा और बोला, तुझे मरना है तो तू मर, मैं जा रहा हूं। और तेज कदमों से नंगे पैर ही दन दनाता हुआ घर के बाहर निकल गया।